नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत के इतिहास में कई ऐसी महिला शासक रही हैं जो काफी सुंदर और बहादुर रही हैं, जिनकी इतिहास में उनकी सुंदरता और बहादुरी के चर्चे काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसी ही एक सुंदर और बहादुर महिला शासक गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनकी वीरता की कहानी के बारे में बात करेंगे। साथियों, बता दें, रानी दुर्गावती का जो जन्म है 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर के किले में हुआ था। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक किला शहर है। साथियों, वहां पर चंदेल राजपूत शासन किया करते थे और चंदेल राजपूत के परिवार में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ उनका दुर्गा अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका जो नाम है वो दुर्गावती के नाम पर रखा गया था। साथियों, बात करें तो जो बांदा जिले के जो किला शहर है कलिंजर का किला, यहाँ पर गुप्त वंश, वर्धन वंश, चंदेल वंश, रीवा के सोलंकी, मुगल और मराठा शासकों ने भी यहाँ पर शासन किया था। साथ ही उनकी जो शादी है 18 वर्ष की उम्र में गढ़ा साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह से उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद वो आपस में सम्राट, जैसे कि बात करें महोबा के चंदेल और गढ़ा मंडला के राजवंश जो थे गोंड साम्राज्य यानी कि राजपूत सहयोग, ये दोनों सहयोगी बन जाते हैं। उन दोनों के बीच सहयोग की जो है। उसके बाद बात करें साथियों, तो चूंकि जो रानी थी, कई ऐसे लोगों का कहना है कि जो रानी थी वो चंदेल वंश की थी और जो उन्होंने शादी जो किया था वो गोंड प्रमुख से किया था। तो क्या चंदेल वंश के जो राजा थे यानी शासक थे वो क्या गोंड साम्राज्य के थे? तो कई इतिहासकारों का या कई विद्वानों का मत है। हालांकि बात करें तो ब्रिटिश इंडियोलॉजिस्ट वी स्मिथ का कहना है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि चंदेल शासक हैं जो वो या तो भर या गोल्ड मूल के निवासी थे, गोंड मूल के थे। उसके अलावा भी कई ऐसे विद्वान हैं जिनका कहना है कि चंदेलों ने मनिया की पूजा की थी, मनिया देवी की पूजा करते थे, जो एक आदिवासी देवी थी और आज भी जिनका मंदिर जो है महोबा और मनियागढ़ में स्थित है। उसके अलावा भी कई ऐसे प्रमाण हैं जो रानी दुर्गावती के गोंड होने का प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने उसके अलावा उन्होंने रानी दुर्गावती जी ने जो चंदेल वंश का जो है उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद उन्होंने गढ़ मंडला के गोंड प्रमुख से विवाह किया। तो ऐसा उनके इतिहास से पता चलता है कि जो रानी दुर्गावती थी ये भी गोंड समाज की ही थी, मतलब गोंड मूल की ही थी। तो उनका जो संबंध है वो गोंड प्रमुख से हुआ था। बात करें साथियों, तो जो उनको शादी जो हुई थी गढ़ मंडला के शासक से हुआ था। गढ़ मंडला जो है वर्तमान में जबलपुर के नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर और दमोह जिलों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में इसका साम्राज्य वो फैला हुआ था। बात करें गढ़ मंडला के जो शासक थे, इनकी शुरुआत के बारे में, तो गढ़ मंडला के पहले राजा थे गोंड राजा जदुराय थे। जदुराय जो है कलचुरी राजपूतों के यहाँ कार्य किया करते थे, उनके दरबार में काम करते थे। और जब उन्होंने उसके बाद से एक नए साम्राज्य यानी नए राज्य की शुरुआत की, तो एक छोटा सा राज्य था, छोटा क्षेत्र था, जिसके शुरुआती राजाओं ने जो थे, उन्होंने कई राजाओं ने शासन किया और उनको मजबूत करने का प्रयास किया। उनमें से प्रमुख नाम आता है खारची का। खारची जो उनके गोंड राजा थे, उन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया और उनके जो पोते थे सुखन दास, उन्होंने 1480 से 1500 के बीच में शासन किया और राजपूतों को अपनी सेना और प्रशासन में शामिल करना शुरू किया। बात करें जो सबसे प्रभावशील और काफी प्रसिद्ध राजा रहे हैं, वो 48वें राजा संग्राम शाह रहे हैं। संग्राम शाह के शासनकाल के दौरान संग्राम शाह जो राजा थे गोंड राजा, उन्होंने अपने राज्य का तेजी से विस्तार किया और उन्होंने नर्मदा घाटी, भोपाल, सागर, दमोह और अधिकांश सतपुड़ा पहाड़ियों जैसे क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। साथ ही वहां पर कई ऐसे घने जंगल और पहाड़ियों के बीच बनाए गए थे जहां पर 52 किले थे। 52 किलों को जीतने का जो अ, वो प्रमाण है वो राजा संग्राम शाह को दिया जाता है, जो उन्होंने 52 जिलों को जीता था और उसके बाद से नरसिंहपुर में एक चौरागढ़ का किला भी बनवाया था। साथ ही उन्हीं के उत्तराधिकारी थे दलपत शाह, जिनका विवाह रानी दुर्गावती से हुआ था, जो एक चंदेल राजपूत कुमारी थी रानी दुर्गावती। राजा दलपत शाह की मृत्यु उसके बाद शादी के बाद 18 वर्ष की आयु में रानी दुर्गावती की शादी हो जाती है। उसके बाद राजा दलपत शाह की मृत्यु 1550 में कम समय में ही हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो उस समय उनके जो पुत्र थे वीर नारायण मात्र 5 वर्ष के थे और वो अपने जो साम्राज्य है उनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, यानी कि अल्पवयस्क थे। अल्पवयस्क होने के दौरान रानी दुर्गावती ने अपने गोंड साम्राज्य की बागडोर संभाली और उनके जो विश्वसनीय मंत्री थे, दीवान थे अधर कायस्थ और मंत्री मान ठाकुर ने काफी मतलब मदद की थी उनको सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से शासन को चलाने में। साथ ही रानी दुर्गावती ने अपने पूरे साम्राज्य में शांति, व्यापार और सद्भावना को बढ़ावा दिया। साथ ही उन्होंने राज्य को बहुत समृद्ध बनाया था, इतना समृद्ध कि ऐसा कहा जाता है कि उनके शासन काल के दौरान जो लोग अपना टैक्स सरकार को देते थे, राजा को देते थे, वो सोने में चुकाया करते थे। मतलब काफी समृद्ध लोग यहाँ पर रहने लगे थे। साथियों, उन्होंने अपने लोगों की सुविधा के लिए रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल जैसे जलाशयों का निर्माण करवाया।
साथ ही वे शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहित करती थी। बात करें उनके साम्राज्य के बारे में तो उनका साम्राज्य पूर्व से पश्चिम तक 300 मील और उत्तर से दक्षिण तक 160 मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें नगर, शहर और मजबूत किले शामिल थे। साथ ही यहाँ की जो आबादी हुआ करती थी वो मुख्य रूप से गोंड साम्राज्य की थी। गोंड जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते थे और लगभग 23,000 गांवों में से 12,000 जो गांव थे वो सीधे रानी के अधीन थे, मतलब रानी के इस साम्राज्य में शामिल थे। उसके अलावा जो बाकी गांव बचे थे वो जागीरदारों के अधीन हुआ करते थे। साथ ही जब रानी ने अपनी शासन साम्राज्य संभाली उसके बाद उन्होंने अपने राजधानी को, जो पहले सिंगोरगढ़ हुआ करती थी, सिंगोरगढ़ मतलब जो वर्तमान में दमोह में है, उन्होंने चौरागढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया। चौरागढ़ जो नरसिंहपुर में, वहां पर अपनी राजधानी को उन्होंने स्थानांतरित कर दिया। और उस समय दिल्ली सल्तनत में शेर शाह सूरी की शासन हुआ करती थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र है, उत्तराधिकारी हैं, शुजा खान ने मालवा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि मालवा तक रानी दुर्गावती की गोंड साम्राज्य की जो शासन का एरिया है, यानी कि सीमा है, वहां तक लगती थी। साथ ही शुजा खान जब मालवा पर कब्जा कर लिया उसके बाद 1556 में उसके बेटे बाज बहादुर उसका उत्तराधिकारी बन गया। बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती के साम्राज्य में कई बार हमले करने का प्रयास किया और किया भी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। कई बार जो है उसको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1562 में जब अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को हराया और मालवा को अपने कब्जे में कर लिया, तो जो मालवा का पूरा एरिया था वो मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। उसके बाद से रानी की जो सीमाएं थी, राज्य की सीमा, वो मुगल साम्राज्य से जुड़ गई और सीधे जो लड़ाइयां थी वो रानी की मुगल साम्राज्य से होने लगी। उसने जो लड़ाई हुई रानी दुर्गावती की, उस समय उसके जो सेनापति थे ख्वाजा अब्दुल मजाद असफ खान, उन्होंने उससे पहले उन्होंने रीवा के राजा रामचंद्र सिंह को हरा चुका थे। तो उन्होंने रानी के जो है अकबर ने उसको अनुमति दी और उन्हें रानी के साम्राज्य को अपने राज्य में हड़पने के लिए उन्हें आक्रमण कर दिया। आक्रमण का नेतृत्व किया और उन्होंने युद्ध शुरू हुई। नरई नाला के पास एक एरिया है जो काफी तीनों ओर से पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ था, मतलब वहां पर जाने और आने के लिए एक ही एरिया का था, एक ही क्षेत्र से वो आने जाने के कार्य करते थे। तो इस प्रकार से वहां पर युद्ध हुआ और 3 दिन तक युद्ध चला। उस युद्ध में जो रानी की सेना थी उन्होंने मुगल सेना को 3 बार पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन अंत में वो घायल हो गई और उन्होंने सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। युद्ध के दौरान जो है रानी के कान के पास एक गंभीर रूप से तीर लगी और उसके बाद चोट लगी और साथ ही रानी की गर्दन के पास एक तीर जाकर लगी, जिससे वो बेहोश हो गई। उन्होंने उसके बाद उसे लगा 3 दिन तक वो बेहोश पड़ी रही। उसके बाद उन्हें लगा कि अब हार निश्चित है। तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने उन्हें युद्ध के मैदान से चले जाने की सलाह दी, लेकिन रानी काफी बहादुर थी और साहसी थी, वीर थी। तो उन्होंने युद्ध के मैदान को छोड़ने की बजाय युद्ध में लड़ने का निश्चय किया और युद्ध में लड़ना शुरू किया। उसके बाद उन्हें लगा कि अब ये हार जाएंगी तो, और अंग्रेजों और यह लोग हैं कि मुगल साम्राज्य के अधीन होना स्वीकार उन्होंने नहीं किया और पकड़ा जाना भी स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने 24 जून 1564 को अपने खंजर निकाला और खुद को मार डाला और वो तब तक के लिए वीरगति को प्राप्त हो गई। साथ ही उन्होंने शहादत के तौर पर 24 जून 1564 को शहादत मिली। उस दिन शहादत दिवस या यूं कहें कि बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही उसके बाद बात करें तो रानी दुर्गावती को वीरता के प्रतीक के रूप में अभी भी वर्तमान में याद किया जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश में उनके नाम पर 1983 यानी कि जब जबलपुर विश्वविद्यालय को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना के लिए नाम दिया गया। साथ ही रानी दुर्गावती के नाम पर रानी दुर्गावती जलाशय, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जैसे कई ऐसे संस्थान हैं जो इनके नाम पर रखे गए हैं। उसके अलावा भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1998 यानी 1998 में डाक टिकट भी जारी किया था। उसके अलावा बात करें तो 2018 में भारत सरकार की तटरक्षा जो नौसेना की एक पोत, युद्ध पोत है, उसका नाम भी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। साथियों, ये थी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।